अस्सलामुअलैकुम वकास, आपको आवाज आ रही है? ठीक, वकास साहब उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो हमारा इसका क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? जिशान, आपको आवाज आ रही है? जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अहमद, आपको आवाज आ रही है? चलिए अहमद, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, जरा वहां सबसे कहें कि क्लास शुरू होगी है, ज्वाइन करें। हाँ बेटे, वो आप जिशान निगत फैज जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारी, उनसे रब्ता करें या मुझे फिर एसएमएस कर दें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ। जी अहमद, कह दिया आपने व्हाट्सएप ग्रुप में? निशान दोबारा कर दो यार, ऑलरेडी तो मुझे नहीं पता कब किया था। चलिए एक आध मिनट देख लेते हैं, मैं तीन फाइल्स ओपन कर लूं। ठीक है बेटे, निशान मेरे पास मोबाइल नहीं है, सब मैं क्लास में मोबाइल ही रखता हूँ तो उसको। जी ईमान बेटी, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम ईमान, आपको आवाज आ रही है? जी फजल, जी अस्सलाम वालेकुम फजल, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, बस एक आध मिनट और देखते हैं, फिर हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। So dear, welcome all of you to this revision class of CMAC. First of all, my apology for the few days, last 2 days, जहाँ क्लास नहीं हो सकी. So as one of the heads of the team, I take this responsibility. So I apologize with you people कि आप लोगों को wait करना पड़ा. But that was not in any way planned. I was there day one. Day two Bilal sir was there. So I hope let me share with you कि हमने basically, मैं इसको नया equipment हमने try किया था, वो नया equipment didn't work. तो ऐसा ही है जैसे कि आप नई होंडा गाड़ी लें और मेहमानों को शो आ रहे हैं, यहाँ भी फजल, ईमान, वकास, अहमद, मैंने आप सबको सैर कराने के लिए नई होंडा गाड़ी ली है, और जब आप सब लोग होंडा गाड़ी में बैठ जाए, उसको सेफ मारो, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, तो बस ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने तो अपनी तरफ से आप लोगों की क्लास के लिए नई होंडा गाड़ी ली थी। जहानमाज लेके आओ, जहानमाज। तो मैंने तो आप लोगों की क्लास के लिए नई होंडा गाड़ी ली थी, लेकिन वो मेरा स्टाफ जो है ना, उसमें पेट्रोल स्टॉल नहीं डलवा सका और वो नई होंडा गाड़ी चली नहीं। अच्छा जी, लेकिन ताहिर आपके लिए ली थी नई होंडा गाड़ी, वो चली नहीं, वो मैंने आज वापस करा दी है गुस्से में। तो इसलिए मैं पुरानी होंडा गाड़ी पे आज आप लोगों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, पुराने सिस्टम पे आप लोगों की क्लास पढ़ा रहा हूँ। चले ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट क्लास बेसिकली आप उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया सारे सिस्टम को, और उस सारे सिस्टम के लेट ज्वाइन करने की वजह से उनके कुछ इनिशियल चैप्टर्स मिस हो गए। तो उन इनिशियल चैप्टर्स को
मैं ये तो नहीं कहता कि हम बहुत तफसील से करेंगे। पीछे से क्या मुराद है ईमान? बेटे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप लोग अपने घरों पे क्लास ले रहे होते हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, मैंने तो यहाँ से उठ के घर जाना है इफ्तार के लिए। आप लोग को सारे अपने घरों से क्लास ले रहे होंगे, क्या ख्याल है? क्यों ईमान, ऐसा नहीं है? आप लोग घर से क्लास नहीं ले रहे बेटी? अच्छा अच्छा, चलो बेटे ईमान, ये आप जो है ना निगत फैज, उनसे ये पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है? निगत फैज जो कोऑर्डिनेटर है उनसे ये पॉइंट डिस्कस कीजिए, तो वो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है अगर हाफ एन आवर अर्ली इसको कर लिया जाए, शायद इससे ज्यादा अर्ली पॉसिबल ना हो। तो आप सब लोग निगत के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप लोग 4:30 से 6 पे कंफर्टेबल हैं तो आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल। चलो ठीक है बेटा, तो हम लेट्स स्टार्ट द डे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं आईकेप के चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। थोड़ा सा कंपैरेटिवली मैं जरा सा स्पीड थोड़ी सी तेज रखूंगा, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। जहां कहीं आप लोगों को, जी बेटे मैं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाया नहीं था कुछ, इसलिए नहीं ऑन किया जी। तो जहां कहीं आप लोगों को लगे कि स्पीड थोड़ी सी तेज है, वहां आप लोगों ने मुझे रोक लेना है, ठीक है? मैं वैसे आपको पता, आप सबसे इंटरेक्ट करता रहूंगा साथ साथ, मैं अकेला नहीं भागूंगा, आप सबको साथ लेके भागूंगा। तो जो अभी स्टार्ट विद, मेरी अजम्पशन यही है कि आप सब लोग डे 1 कॉस्ट पढ़ रहे हैं और आपको कॉस्ट के बारे में कुछ खास चीज नहीं पता। तो आमतौर पे जो कॉस्ट की क्लास का आगाज हम करते होते हैं, वो हम करते होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपैरिजन से। तो आप सब लोग निकाल लीजिए हैंडबुक का, पैक की हैंडबुक का पेज 14, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। ये सब स्क्रीन पे आपके सामने भी है, मैं इसको और थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हमने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है। जैसे आप सब लोगों की नॉलेज में है, जो पुराना मॉड्यूल डी का सिलेबस था उसके अंदर 3 चैप्टर्स थे, जो कि अब आईकेप ने सी मैक के सिलेबस को रिवाइज किया और वो तीनों चैप्टर्स हमारे चले गए हैं अब FAR 1 के सिलेबस में। तो ये जो बातें मैं आज कर रहा हूँ क्लास में, इसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों ने, जिन्होंने किस किस ने लास्ट अटेम्प्ट में FAR 1 पास किया है वो बताए, मी लिखे। लास्ट अटेम्प्ट में FAR 1 किस किस ने पास किया है? किसी ने नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया वो नो लिख दें। निशान ने नहीं किया, और बाकी अहमद, फजल, हसन, ईमान। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये उसके अंदर अब शामिल है। तो ये कंपैरिजन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने FAR 2 में को 8-10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सबने IAS वो 2 पढ़ा, वालेकुम अस्सलाम हसन। बाकी सबको आवाज आ रही है? हसन आप रिकनेक्ट करिए। जी जी, जिसको आवाज आ रही है वो लिख दे क्लियर वॉइस, ताकि हसन को भी मैसेज चला जाए।
तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करनी है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनका एंड रिजल्ट ये है कि बैलेंस शीट में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कंप्यूटेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। जो भी आपका बिजनेस है, दुनिया में कितनी तरह के बिजनेस हैं जी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर? 3। कौन कौन से? कौन से ईमान? नहीं बेटे, ये आप लोग ओनरशिप बता रहे हैं, मैं ओनरशिप नहीं पूछ रहा। ओनरशिप 3 है। कारोबार कितनी तरह के हैं? कारोबार है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। इंसानी अकल आज तक चौथा कारोबार नहीं सोच सकी। आप में से आपके अब्बू, चाचू, मामू, दादा जो कहीं जहां कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो इन तीनों में से कोई एक चीज कर रहे हैं या उसको कॉम्बो कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप पेप्सी हैं तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, पेप्सी की अपनी कोई दुकान नहीं है। आप गली का स्टोर है तो आप ट्रेडर हैं। आप कॉलेज हैं तो आप सर्विसेज सेक्टर है। तो वट एवर इज योर बिजनेस, उस बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का इशू है। यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सटर्नल यूजर्स हैं। होटल जी, होटल तो मिक्सचर होता है निशान। होटल सर्विसेज भी देता है, ट्रेडिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। होटल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस। यूजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स एक्सटर्नल होते हैं, इदारे के बाहर के लोग होते हैं। इसमें से सिर्फ आप एक एक्सेप्शन कर सकते हैं, वो है इदारे की मैनेजमेंट। इदारे की मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे यूजर्स, बैंक, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एफबीआर, एसईसीपी, स्टूडेंट, सारे एक्सटर्नल लोग हैं। मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? मैनेजमेंट में शामिल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसका टॉप मैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव, और टॉप मैनेजर्स। ये लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये भी यूजर होते हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इदारे के बाहर के लोग होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। कौन मैंडेट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को? कौन सा लॉ निशान? बाकी लोग कहां हैं भाई? जवाब नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट लॉ करता है, आईएफआरएस करता है, कंट्री का लॉ करता है, कॉर्पोरेट लॉ करता है, कंपनी बेसिकली। ठीक है, आईएफआरएस ताहिर ने गलत लिखा। आईएफआरएस अकाउंटिंग को मैंडेट नहीं करता। आईएफआरएस तो कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग करें तो आपने इसको फॉलो करना। ठीक है, अकाउंटिंग करनी ये आईएफआरएस नहीं कहता, ये कंपनी का, उस मुल्क का कानून कहता है। सो कॉर्पोरेट लॉ। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी है? आंसर इज नो। कॉस्ट अकाउंटिंग करना कोई लाजमी नहीं है। स्टैंडर्ड रेगुलेशंस, हाँ अब ताहिर, अब स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं। क्या है? आईएफआरएस है। इन अ लाइटर टोन, अकाउंटेंट ने, बेचारे गरीब ने तो सांस भी कैसे लेनी है, ये भी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ होगा। विद ऑल माई ग्रे हेयर, मैं भी आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता सकता आपके लेवल की जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो। जस्ट एज अ 1-2 मिनट्स जोक और चैलेंज, मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप बताएं आपके ख्याल से किस चीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। वो ज्यादा ये हो सकता है कि आपको ना पता हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो होगा, आपको ना पता हो। जी, किस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जी आप लोगों के ख्याल से? बिजनेस, बिजनेस याद रखना है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। नेम एनी बिजनेस जिससे आपके ख्याल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, सारे ही पढ़ते हैं बेटी, बहुत कम ऐसे हैं। विद ऑल माई ग्रे हेयर, मैं बहुत थोड़ी यमी टेक्निकली फंसा के बता सकता हूँ, अदरवाइज सारे बिजनेसेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चलें, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। टाइम होराइजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद पास्ट। Financial accounting is historic in nature. It deals with past, whereas cost accounting deals with past, present, future. Cost accounting में हम standard costing करेंगे। Standard costing cost को डील करती है। बंदा मर गया, अब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि क्यों मरा।
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रेजेंट को डील करेंगे, मुझे आज दोपहर में या आज अफ्तारी में कितना खाने का अरेंजमेंट करना चाहिए। फ्यूचर, मेरे जो मुझे पैक से जो तनख्वाह मिलती है उसमें कैसे महीने का गुजारा करना है। सो दिस इज cost accounting deals with past, present, future. Cost accounting deals with standard costing, it's past. Cost accounting deals with EOQ, it's present. Cost accounting deals with budgeting, it's future. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस टोटल्स पे होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का टोटल। हसन आपको आवाज आ रही है? जी बेटा, ये हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। ये मैं आपको अभी तो मैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आया ही नहीं, मैं तो अभी वो पढ़ा रहा हूं जो FAR 1 में आप सब लोगों को पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है हसन? हसन आपका जवाब नहीं आया कोई, मैं क्या इसमें आगे से आई डोंट नो व्हाट टू से। कोई क्वेरी रेज करें, कोई बात करें तो मैं आगे से जवाब दूं बेटा। चलें हसन अभी सवाल लिखेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। फोकस, कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस सेगमेंट्स पे होता है, हिस्सों पे होता है, टुकड़ों पे होता है। प्रिसीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज टू बी मोर एग्जैक्ट, कंपैरेटिवली है, ठीक है, मोर एग्जैक्ट। हमारे पास क्लास में मौजूद है जिशान साहब। जिशान साहब को अब्बा ने पैसे दिए, कहा बेटा 5,000 रुपए जाओ जाके जरा फला फला ये लिस्ट से चीजें ले आओ। वापस आके जिशान मुझसे कहे जी अब्बा जी 4 से 5,000 खर्च हो गया, तो एक थप्पड़ पड़ेगा जिशान के मुंह पे। आओ साथ ही जिशान सीधा हो जाएगा, ओके नहीं नहीं अब्बा जी 4,650 रुपए खर्च हुए हैं, ये ले 350 रुपए वापस। हाँ, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पास्ट, historic, has to be exact. Cost accounting at times deal with future, therefore cost accounting में precision less होगी। हाँ, जब चीजें लेने जा रहा था तब हसन मुझे कह सकता था, मुझे शिराज वो जिशान कह सकता था कि अब्बा जी 4,500 से 5,000 खर्च होगा। बेटा आप लोगों को यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखते हैं, नहीं पूछना तो नो लिखिए। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस टोटल्स पे होता है ना बेटे, कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस उसी पे होता है। हसन कह रहे हैं सर ऑडिट में मेकअप क्लास हैं, वी हैव कवर कपल ऑफ चैप्टर्स बाय आवर ओन विद टीचर असिस्टेंस, कॉस्ट में ऐसा तो नहीं है। ताहिर, मैं हसन आपको मैं कुछ का सवाल का जवाब दे चुका हूं बेटे कि मैं ऑलरेडी बेसिक से शुरू कर रहा हूं, और मैं आपको कैसे जवाब दूं कि ऐसा नहीं है। मैं तो आपको सिलेबस से पहले की चीज पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है हसन, मैं दोबारा एक्सप्लिसिटली कह देता हूं, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे आप सब लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जी जिशान, मसला क्लियर हुआ कि नहीं, दोबारा बताऊं? जी जिशान बेटे, हाँ अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी अगले सवाल में फिर समझ आ जाएगा। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग आपने आज तक कैसे की है बताइए? हाथ से रिपोर्टिंग जो बनाई है, हाथ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, वो कौन सी बनाई है? मंथली बनाई है जिशान ने, जो कि गलत जवाब है। बाकियों ने एनुअल, मैं कोर्स कवरेज की बात कर रहा हूं, सिलेबस से अब तक सिर्फ आप लोगों ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। फाइनेंशियल जी अंडर एनुअली बनाई है, ठीक है जिशान। मंथली आपने कहां बनाई है? ऑन जॉब बनाई है ना बेटा, अभी क्लास में तो नहीं बनाई ना। चलिए फजल ने रियल में क्वार्टरली बनाई अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं तो अभी सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो सिलेबस में एनुअली बनाते हैं, और जैसा कि कुछ दोस्तों ने हाफ ईयरली बना ली, क्वार्टरली बना ली, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एनुअल, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली, आरली,
प्रोडक्ट वाइज ये देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस टोटल्स पे, कॉस्ट अकाउंटिंग का टोटल हिस्सों पे, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, शिफ्ट वाइज, रॉ मटेरियल वाइज, और जितने वाइज आपका सेट है उतने वाइज। नॉलेज लेवल ऑफ यूजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर का लेस नॉलेज है, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूजर है उसका नॉलेज लेवल आपसे बहुत ज्यादा हाई है, मैनेजमेंट है, तभी तो आप उसके नौकर हैं, वरना वो आपका नौकर होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, और कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन से। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दें, वरना मैं इससे आगे बात को चलाता हूं। चलें जी, फिर आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल है। कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, इसको पढ़ने के लिए हम अपने पास चैप्टर नंबर डी का क्वेश्चन D10 का आंसर पेज 70 पे वो ओपन करते हैं। चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप है। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का दूसरा नाम पीरियड कॉस्ट भी है। पीरियड कॉस्ट से मुराद है कि आपकी ऐसी कॉस्ट जो जिस पीरियड में इनकर हो उसी पीरियड में चार्ज हो जाए। ये जो सारा इस तक पेज हमारे सामने है, ये IS2 के मुताबिक है। IS2 ने हमारे हाथ बांध के हमें मना किया है कि जो हमारे सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बन सकते। इन तीनों तरह के एक्सपेंसेस को आपने हमेशा क्या बनाना है, पीरियड कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट वो होती है जिसका बेनिफिट एक खास पीरियड तक लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अहमद से जनवरी का लिए उसका घर किराए पे लिया है, तो अहमद मुझे 31 दिसंबर को घुसने नहीं देगा और 1 फरवरी को रहने नहीं देगा। क्यों? बेनिफिट एक खास पीरियड के लिमिटेड था। तो IS2 ने डिसाइड कर दिया है, फैसला दे दिया है कि सेलिंग एडमिन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पीरियड कॉस्ट होते हैं। इनका बेनिफिट एक खास पीरियड तक लिमिटेड होता है, ना उससे आगे जाता है ना उससे पीछे आता है। हाँ, जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो तीन तरह की चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगली चीज है, इनके बिहेवियर के लिहाज से आम तौर पे जनरली स्पीकिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, जनरली स्पीकिंग डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है, फॉर एग्जांपल बिजली फिक्स कॉस्ट भी है, रेंट। और जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं। हमारी फिनिश गुड्स, किसी भी फिनिश गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। एक शर्ट बनाने के लिए कितने का कपड़ा, एक शर्ट बनाने के लिए दर्जी ने कितने कितने पैसे लिए हैं, डायरेक्ट लेबर। और फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। और सेलिंग एडमिन कॉस्ट ने चूंकि कभी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनना ही नहीं है, इसलिए वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो क्यों लिख दें, वरना इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए, अब आप लोग बताइए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्री होती कितनी तरह की है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कोई जवाब नहीं किसी के पास। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी इन्वेंट्रीज होती है? तीन। कौन कौन सी? फजल, ईमान, ताहिर ने दो का बताई। ठीक है, ईमान का जवाब किसी हद तक ठीक है। हमारी तीन ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं।
एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक है ट्रेडिंग कंसर्न और एक है सर्विसेज सेक्टर। ये अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। और इन्वेंट्री हमारी तीन ही तरह की है, चार तरह की। IS2 कहता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जो छोटी मोटी चीजें कारोबार में यूज होती हैं वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है जी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास इन चारों में से कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है आमतौर पे? कौन कौन सी नहीं, कौन सी चौथी नहीं होती बेटा? चार बताइए ना जिशान, तो कौन सी नहीं होती? ताहिर मैंने चार इन्वेंट्रीज लिखी हैं, तुम लोग तीन कही जा रहे हो, फिर कौन सी चौथी नहीं होती वो बता दें। स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं होती। जो फैक्ट्री है बेटा फर्नीचर बना रही है जिशान, उसके पास भी चारों तरह की इन्वेंट्री होगी, उसके पास कील भी रखे हुए होंगे, सब होती है। ईमान ने कहा कील भी रखे होंगे, ग्लू भी रखे होंगे, बल्ब भी रखा होगा, छोटी मोटी इस्तेमाल की चीजें, साबुन भी रखा हुआ होगा। ये सारी चीजें इन्वेंट्री है ना बेटा, ठीक है जिशान? तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास अगर हम फर्नीचर वाले को ले लें, रॉ मटेरियल भी होता है, लकड़ी भी होती है, कुछ कुर्सियां तैयार हो रही होती हैं, कुछ कुर्सियां तैयार होती हैं और कील वगैरह भी पड़ा हुआ होता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है? सोच के जवाब देना है। एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है? कौन कौन सी बताएं? एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास, ईमान ने कह दिया फिनिश गुड्स की होती है, एग्रीड। क्या एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है? नो। एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होती है? नो। एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास स्टोर एंड स्पेस की इन्वेंट्री होती है? आंसर इज यस। जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो वहां क्यों लिखना है। और सर्विसेज एंटिटी, एक सर्विसेज एंटिटी के पास क्या रॉ मटेरियल होता है? एक सर्विसेज एंटिटी के पास क्या फिनिश्ड गुड्स होता है? नो। एक सर्विसेज एंटिटी के पास क्या वर्क इन प्रोसेस होता है? ताहिर कह रहे हैं नो, फजल कह रहे हैं नो, और बाकी लोग? सर्विसेज सेक्टर वर्क इन प्रोसेस होता है, यस। पैक में मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, क्लासें पढ़ा रहा हूं। अभी 30 जून आ रहा है, 30 जून को आपकी क्लासें खत्म नहीं हुई होंगी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोसेस। मैं घर पेंट करता हूं, 30 जून आ गया और मैंने भी अहमद का घर 40% पेंट किया है, तो मेरे लिए वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री एग्जिस्ट करेगी। आप में से अगर किसी ने FAR2 की पैक की किताब पढ़ी है तो हमने उसमें ऑडिट की एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की बाकायदा एग्जांपल दी हुई है। और स्टोरेज एंड स्पेस की इन्वेंट्री होती है जी सर्विसेज सेक्टर वालों के पास? यस नो? यस होती है। पैक में मेरे पास बल्ब भी रखे हुए हैं, मार्कर भी रखे हुए हैं, ये जो मैं जिस माइक को लगा के क्लास पढ़ाता हूँ उसके सेल भी रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। मैंने तो एक्स्ट्रा माउस भी लेकर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा की बोर्ड भी लेकर रखे हुए हैं। तो ये जनाब इन्वेंट्रीज है। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी किसी को? चलें बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां पे हम बात करते हैं एक बिजनेस की, उस बिजनेस की एक फिनिश्ड गुड्स की, उस फिनिश गुड्स के लिए एक रॉ मटेरियल की। मैंने जो पैसे ही आप लोगों में से कितने लोग लाहौर में जानते हैं बाबा कुल्फी वाला? बड़ा मशहूर है लाहौर का, कुल्फी बड़ी मशहूर है उसकी, चौक शालम में है। कोई नहीं जानता? चलिए, लाहौर का एक बड़ी मशहूर दुकान है बाबा कुल्फी की, तो मैं कहता हूं बाबा कुल्फी मेरा बिजनेस है, मैं हूं बाबा जो कुल्फियां बेचता है, और मेरी फिनिश गुड्स है कुल्फी, और मेरा रॉ मटेरियल है खोया या दूध। डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
मैं इस वक्त चाहता हूं बेटे कि आप सब लोग भी, जैसे मैंने मिसाल से आपके सामने ये बिजनेस लिखा, आप सब भी अपने अपनी मर्जी का बिजनेस चुने, अपनी अपनी मर्जी की फिनिश गुड्स चुने और अपनी अपनी मर्जी का रॉ मटेरियल चुने। ताहिर रोजे की टेस्टिंग हो रही है कि कच्चा रोजा तो नहीं रखा हुआ ताहिर ने? करें जी हाँ, बस जो कर ले वो यस लिख दे या डन लिख दे। हाँ भी मान, तुमने कोई बुटीक खोलनी है कि नहीं खोलनी? चलो ठीक है बेटी, पे लिखो। करें जी ताहिर साहब, आपने क्या करना है? लिखे लिखे, तीनों चीजें लिखे ना, बिजनेस लिखे, फिनिश गुड्स लिखे, रॉ मटेरियल लिखे। जी जिशान साहब, आपका क्या इरादे हैं? मेरी कुल्फी के मुकाबले आप में आपने कुल्फी तो नहीं तो बनानी? नहीं। बेकरी, ओके, गुड बॉय, राइट डाउन दीज थ्री थिंग्स। जो लिख ले वो डन लिखिए फिर। जी वकास साहब, वकास साहब बताएं आपका बिजनेस कौन सा है? तीनों बातें लिख दें। वकास का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिनिश गुड्स कौन सी है वकास? कंप्यूटर। और उसमें रॉ मटेरियल क्या है वकास? अच्छा, चलो मैं ठीक है मान लेता हूं। थोड़ी सी वैसे वेग एग्जांपल है। हाँ, मदरबोर्ड इज द करेक्ट एग्जांपल। मदरबोर्ड वकास का रॉ मटेरियल है जी। और कोई और साहब बताएं जनाब, और कौन साहब है? वो अपना बिजनेस बताएं पहले। तीनों एक ही मैसेज में लिख दो यार, कॉमा लगा के। गुड, इमाम का बिजनेस है बुटीक का। जी ईमान, आपकी फिनिश गुड्स क्या हैं? ड्रेसेस। और रॉ मटेरियल क्या है ईमान? कपड़ा, क्लॉथ लेना है ईमान ने। जिशान ने चीनी लेनी है बाजार से, बेकरी का बिजनेस है, गौरमेंट मुकाबले में उसने बेकरी की दुकान खोलनी है, मिठाई बनानी है और चीनी चाहिए उसको। ताहिर ने मेरे मुकाबले में दुकान खोल ली है, मेरा था बाबा कुल्फी, उसने जवान कुल्फी खोल ली है और उसने दूध ही लेना है। चलिए जी, कोई और साहब? अहमद साहब आपने क्या करना है? जल्दी करो यार, मैंने, आई एम नॉट जोकिंग, मैंने भी आपको काम देना है। मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं। टेक्सटाइल फजल ने कहा। कॉटन, गुड, गुड फजल, शाबाश। कॉटन। हाँ भी अहमद जल्दी से बताओ, फिर मैं ताकि खत्म करूं बात को। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्रिकेट बैट बनाने हैं अहमद ने, या फुटबॉल बनाना है अहमद, क्या बनाना है? क्रिकेट बैट और वुड। चलें जी, आप सब लोग आप अपनी अपनी ये लिखिए कि ये जो रॉ मटेरियल आपने अपनी अपनी मर्जी का लिखा, इस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मेरी बाबा कुल्फी है और ताहिर की जवान कुल्फी है, तो हम सब दूध लेने के लिए गवालों से राब्ता करेंगे, उनकी मिलते करेंगे, उनसे पूछेंगे दूध किस रेट देंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, ये वो वगैरह। तो आप सब लोग, वो जो मदरबोर्ड जिसने खरीदना है, जिसने कपड़ा खरीदना है, जिसने चीनी खरीदनी है, जिसने कॉटन खरीदनी है, जिसने लकड़ी खरीदनी है, वो अपने लिए अपने स्टेप्स लिखिए। सो मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। मैंने भी जरा 4 फर्ज पढ़ने असर के, तो मैं भी असर के 4 फर्ज पढ़ लूं, और आप लोगों में से जिसने नमाज पढ़नी है असर की वो भी पढ़ ले 4 फर्ज, और बाकी लोग स्टेप्स लिखें। ठीक है? जो लिख ले वो डन लिख दे, ताकि मैं फिर नमाज से फारिग होकर उससे पूछ लूं।
जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। फजल शायद गया था नमाज पढ़ने, वो आ गए हैं। बाकी दोस्त क्लास में हैं जी, जरा यस लिख दें। क्लास में जो जो मौजूद है, जिशान है, वकास हैं, और ईमान का है भाई, हसन, ईमान जी, फजल अहमद। चले एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर बाकी शायद को नमाज पढ़ के आ जाए। हाँ जी, करें जनाब आगे बात शुरू। साहिद साहब ने तो अपने स्टेप्स लिख लिए हैं, और किस किसने स्टेप्स लिखे हैं जी? बताइए शाबाश, जल्दी से। जिशान बताइए जी, जल्दी से ब्रीफ ब्रीफ स्टेप्स बताइए। ईमान आप भी बताइए। चलें ऐसा करते हैं, मैं ईमान आपका माइक वर्क कर रहा है? मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, मेरी बेटी बताए जरा। अस्सलाम वालेकुम। ईमान आपका माइक वर्क कर रहा है बेटा? मैंने आपका माइक ऑन किया है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइए बेटा, क्या स्टेप्स लिखे हैं आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस करूंगी कि कहाँ से जो है वो बेटर है क्लॉथ बल्क में परचेज करना। ठीक है। फिर जो है जैसे लाहौर में अगर आज़ा मार्केट है तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके जो है देखूंगी कि कौन सा अप्रोप्रिएट है मेरे लिए स्टफ ठीक क्लॉथ्स है। वगैरह का, रीजनेबल है। फिर मैं वहाँ से जो है वो बल्क में परचेज करूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। आप कहाँ से, कौन सी सिटी से हैं ईमान? जी सर। आप लाहौर से ही हैं ईमान? क्लासेस लाहौर से ले रही हैं कि किसी और शहर से हैं? नहीं सर, मैं शेखुपुरा से ले रही हूँ। पूरा से? अच्छा, बिल्कुल पास हो ना, इसलिए तुम्हें आजू क्लॉथ मार्केट का पता था। चले ये ठीक सर। है, अच्छा ठीक है। हाँ जी, जिशान साहब ने फरमाया जी कि वो सप्लायर ढूंढेंगे, अखबार भी साथ देंगे सप्लायर के लिए, निगोशिएट करेंगे प्राइस और ऑर्डर कर देंगे। ठीक है जी, ये सारे स्टेप्स हैं। ये मैंने आपको ऐसे कोई फन या कोई एक्टिविटी नहीं एमबीए की करा रहा था, इन सारी चीजों का आगे ताल्लुक है मेरे टॉपिक के साथ। तो ये परचेज के उन स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए हम अपनी हैंडबुक से हेल्प लेते हैं। हमारी हैंडबुक का पेज 11, आंसर टू क्वेश्चन नंबर A9, आंसर टू क्वेश्चन नंबर A9। अच्छा बेटे, ये आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन पे परचेज का साइकिल है। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूं। चलिए और छोटा कर लेते हैं, अभी सही नहीं हुआ। मैं असल में एक ही टाइम पे आपको पूरी स्क्रीन दिखाना चाहता हूं। गुड, ठीक है जी। अब आप लोगों के सामने है, जहां किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो वहां उसने पूछ लेना है, बात कर लेनी है। जो आपका परचेजिंग का निजाम है उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है ऑर्डर करने का, एक हिस्सा है वसूल करने का, और एक हिस्सा है उसके पैसे देने का। ये तीनों अलग अलग मेन स्टेप्स हैं। अब इन मेन स्टेप्स के फिर आगे सब स्टेप्स हैं। तो हम जैसे बात करते हैं ऑर्डरिंग प्रोसेस।
ऑर्डरिंग के प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां किसी को समझना है क्यों लिख देना, एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या आप में से बहुत सारे लोग लाहौर आते रहते होंगे, क्या कभी KFC गए हैं और उन्होंने आपको कहा कि बाबूजी आज चिकन मुक गया, आज मुर्गी साड़ी नस गई थी इसलिए बर्गर नहीं है, आज बन नहीं है हमारे पास, आज केचप नहीं है हमारे पास? तो आपका क्या मतलब है ये ऐसे ही हो जाता है, हवा में चीजें हो जाती हैं? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग लगा होता है जो प्रोडक्शन प्लानिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो ये देख रहा होता है कि स्टॉक में चीजें हैं कि नहीं है। और जब स्टॉक में चीजें खत्म होने वाली होती हैं तो वो एक परचेज रेक्विजिशन इशू करते हैं, एक कागज इशू करते हैं। वो परचेज रेक्विजिशन बाइंग डिपार्टमेंट के पास आती है। ऑर्गेनाइजेशन, आप में से कुछ लोगों ने भी बताया वो जॉब करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बाइंग डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो जाके चीजें खरीदते हैं, उनको महारत होती है। शैम्पू खरीदना हो तो जिशान अकेला जाके ले आएगा, वकास भी ले आएगा, ईमान भी ले आएगी। लेकिन अगर कोई लैपटॉप खरीदना हो तो क्यों जिशान अकेले जाएंगे, ईमान अकेली जाएंगी, वकास अकेले जाएंगे? नहीं, किसी ना किसी समझदार आदमी को साथ लेके जाएंगे। तो वो कौन होगा? वो बाइंग का स्पेशलिस्ट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी बाइंग के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो बाइंग के स्पेशलिस्ट के पास जब चीजें आती हैं तो वो परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। ये जो फाइल साहब पे परचेज ऑर्डर इशू करना है, इसका मतलब है, अच्छा ताहिर साहब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जी, ताहिर साहब को हम ऑर्डर दे देते हैं जी, ताहिर साहब आपने हमारे लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरे लिए आपने दूध खरीदना है, और निशान के लिए चीनी खरीदनी है, और अहमद के लिए लकड़ी खरीदनी है, और कॉटन खरीदनी है, और कपड़ा खरीदना है। अच्छा, ये जो परचेज ऑर्डर है ये तब होता है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेटेड सप्लायर्स का कॉन्सेप्ट हो, प्री अप्रूव्ड सप्लायर्स का कॉन्सेप्ट हो। जो चीजें रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन खरीदती हैं उसके सप्लायर्स को ढूंढ के रखती हैं। जैसे KFC हमेशा चिकन जो है वो मेन्यू वालों से लेता है, बन हमेशा डॉन वालों से लेता है। तो जैसे ही मेरे रेस्टोरेंट में चिकन खत्म होने लगता है, मैं मेन्यू वालों को फोन करता हूँ चिकन ले आओ, डॉन वालों को फोन करता हूँ बन पहुंचा दो, कनौर वालों को फोन करता हूँ केचप के साथ दे जाओ। सो अच्छा, मेरी तो पता नहीं कि मेरी क्लास में इतने गौरे नायाब मौजूद हैं। जिशान साहब भी परचेजिंग के हेड हैं। जिशान साहब ये जिसको कॉपी कर लीजिएगा जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी कंसल्टेंसी फी मुझे भेज दीजिएगा जी। तो वेटेड सप्लायर्स होते हैं, प्री अप्रूव्ड सप्लायर्स होते हैं, प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स जो चीजें रूटीन में खरीदते हैं। जो चीजें रूटीन में नहीं खरीदते, KFC की मिसाल से सबको समझ आएगा। जिशान आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? ताहिर आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? नेचर ऑफ इंडस्ट्री बताएं, मैं नाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं। जिशान रेस्टोरेंट में काम करते हैं, गुड। ताहिर आप कहां काम करते हैं? ताहिर का जवाब नहीं आया। तो जिशान ने तो चिकन लेने के लिए सप्लायर अप्रूव करके रखा होगा। नेस्कॉम, नेस्कॉम क्या होता है बेटा? ताहिर मेरे लिए नया वर्ड है जिंदगी में। चिकन खरीदने के लिए जिशान ने सप्लायर ढूंढ के रखा होगा, और जब चिकन खत्म हो जाता होगा उसी को फोन करते होंगे। मसाले खत्म हो जाते होंगे, जिशान को पता होगा किससे खरीदने हैं। लेकिन अगर जनरेटर लेना हो तो क्यों जिशान, आपको पता है आपने जनरेटर किससे लेना है? नहीं, फिर क्या करेंगे जिशान अगर आपको नहीं पता हो कि आपने जनरेटर किससे लेना है? अखबार में इश्तहार देंगे, कोटेशन कॉल करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, या फेसबुक पे ऐड देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड देंगे। ताहिर स्क्रीन बाकी सबको नजर आ रही जी? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? फिर ताहिर के एंड से कोई प्रॉब्लम है, ताहिर से कहते हैं वो रिकनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, सोर्स आउट करना, अच्छा सोर्स आउट करना, चलो ताहिर मैं तुमसे बाद में सीखूंगा ये क्या है। अच्छा जी, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, कोटेशन कॉल करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, क्वालिटी, प्राइस, टर्म्स, इन सारी चीजों को देखते हैं, एक सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, उसको परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं।
यहाँ पे ये देखिए, ये परचेज ऑर्डर के नीचे 2-3 डब्बे पड़े हुए हैं, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, एवं टाइपिंग एरर हो गया, प्रिंटिंग एरर है। ईमान कह रही है यस, ताहिब भी कह रहे हैं यस। अच्छा नहीं, कॉपीज हैं, ये कॉपीज बनती हैं बेटा। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, जिशान का रेस्टोरेंट जो है, मुझे नहीं पता कौन सा रेस्टोरेंट है और जिशान किस शहर में, बता दे बेटा। जिशान में भी खाने पीने वाला बंदा हूँ, शौक से रेस्टोरेंट में जाता हूँ। जी जिशान, अमेरिकन रेस्टोरेंट किस शहर में है जिशान आपका? दुबई में, ग्रेट। सो जिशान वर्क्स फॉर एन अमेरिकन रेस्टोरेंट इन दुबई। ओके जिशान, जब आपके पास आपके कस्टमर आते हैं, हमारे दुबई ब्रांच के प्रिंसिपल हैं मियां फरहान साहब, वो भी माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन है। तो जनाब मियां फरहान साहब जब आपके रेस्टोरेंट में आएंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपका बंदा जो ऑर्डर लेता है वो किस पे लेता है, मैनुअल लेता है कि टैब पे लेता है? टैब पे लेता है। चलो मैनुअल, आप गरीब आदमी मेरी तरह के छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आ जाए ना, मैनुअल लेता है। लाहौर में आप सब लोग चिकन कढ़ाई खाने गए होंगे, बुल्लू खान गए होंगे, गोगर रेस्टोरेंट गए होंगे, तो वहां पे वो मैनुअल ऑर्डर लेता है और उसके नीचे पर्चियां होती हैं। जैसे ही ताहिर साहब ऑर्डर देते हैं, चिकन कढ़ाई, नान, रायता, सलाद, बोतल, तो मैं ऑर्डर ले रहा था, मैंने ऑर्डर लिया और मैंने 2 पर्चियां फाड़ के, एक मैंने वेटर को दी जो किचन में लेके चला गया, एक मैंने दूसरे वेटर को दी जो कैशियर के पास चला गया। कॉपीज बनती हैं। सो एनीवे, परचेज ऑर्डर सप्लायर के पास चला गया। जी जिशान, टैब है ना आपका, तो टैब के केस में तो चूंकि टैब ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। चलें ठीक है, सप्लायर के पास कॉपी चली जाती है जी। सप्लायर जनाब फजल करीम साहब सप्लायर है हमारे। जी फजल साहब, आप क्लास में वापस आ गए नमाज पढ़ के? चले जी, फजल करीम साहब हमारे सप्लायर हैं। लकड़ी खरीदने का ऑर्डर हमने, या कपड़ा खरीदने का ऑर्डर हमने फजल करीम साहब को दे दिया। अब फजल साहब ने कराची से मुझे लाहौर में माल भिजवाना है, तो वो किसी कैरियर के थ्रू भिजवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि फजल साइकिल पे रखेगा और चीजें लेके कराची से साइकिल चलानी शुरू कर देगा लाहौर मुझे देने के लिए, बल्कि फजल किसी कैरियर का सहारा लेंगे, न्यू खान गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, किसी कैरियर का सहारा लेंगे। तो कैरियर अपने साथ एक डिलीवरी नोट लेकर आएगा, एक कागज लेकर आएगा जिसका नाम डिलीवरी नोट होगा। टीसीएस वाले आते हैं ना, तो आपको खत देते हैं और आपसे कागज पे साइन कराते हैं। चीजें वसूल हो जाएंगी। गुड्स इन बे कहते हैं, बे ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा जहां पे आप चीजें वसूल करके इंस्पेक्ट करते हैं। फिर आप इंस्पेक्ट करेंगे कि मैंने जो ऑर्डर दिया था मेरे ऑर्डर के मुताबिक ही चीजें आई। जब मामला यस हो गए तो आपने स्टोर में उनको रख दिया। स्टोर में अहमद स्टोर का इंचार्ज है, उसने एक कागज बनाया जिसका नाम है GRN गुड रिसीट नोट, और चीजें वसूल हो गई। अब इसकी मुख्तलिफ कॉपियां बनी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के पास गई और कंपैरिजन हो गया। ये जो मैंने आपके सामने परचेज साइकिल डिस्कस किया है, ये एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन का परचेज साइकिल है। एक बड़ी मल्टीनेशनल का परचेज साइकिल इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और एक छोटे इदारे का परचेज साइकिल इससे भी आसान है, जैसे ताहिर ने लिखा था या निशान प्रॉब्ली लिखेंगे। तो परचेज साइकिल पे कोई प्रॉब्लम? अब मेरे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर एक जगह कॉस्ट आ रही है, और मैं तो मुंशी हूं, मुझे कॉस्ट भी बतानी है। ऑडिटिंग के जो टीचर हैं वो भी आपको ये साइकिल पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके होंगे, वो आपको बताएंगे हर जगह पे क्या कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। मैं चूंकि मुंशी हूं तो मेरा काम ये है कि फिर किस जगह पे क्या काम करने का क्या खर्चा आएगा। तो ये परचेज साइकिल। चलें जी, इस परचेज साइकिल से आगे चलते हैं। इस परचेज साइकिल के बाद जो अगली चीज हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है इन्वेंट्री सिस्टम्स। इन्वेंट्री सिस्टम्स के बारे में बात करने के लिए हम अपनी बुक के इस पेज पे आपके सामने आ गया है, इससे हेल्प लेते हैं। दिस इज इन्वेंट्री सिस्टम्स। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको।
चलिए, इन्वेंट्री सिस्टम्स, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के केस में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग करते आए हैं आमतौर पे, अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड थ्रू अ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड यूजिंग एनी ऑफ द कॉस्ट कंप्यूटेशन मेथड्स। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने इतनी दफा पढ़ा हुआ कि इसकी लस्सी बना दी हुई है, मैं इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। पीरियोडिक